नमस्कार, मैं हूं सोनिया। विशेष में आपका स्वागत है। बढ़ते कदम कार्यक्रम में आज हम एक ऐसी शख्सियत से रूबरू होंगे जिनको अक्सर आपने हमारे कार्यक्रमों में एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में देखा होगा, लेकिन वो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। खासकर कोविड संकट के इस दौर में उन्होंने अपनों के अलावा दूसरों की भी मदद की। चाहे फिर बात हम प्रवासी मजदूरों की करें या फिर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने की बात हो। स्टूडियो में आज मेरे साथ हैं नंदिता हुड्डा। नंदिता हुड्डा जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अक्सर आपको देखा है कि महिलाओं को लेकर आप अलग अलग मंचों पर बड़े मुखर तरीके से अपने विचार रखती आई हैं। और कोविड की अगर बात करें नंदिता जी, तो पहली जो लहर आई थी, उसके बाद दूसरी लहर आई। हमने देखा कि जो एसेंशियल्स थे, ज़रूरत की चीज़ों की कमी तो देखी गई, लेकिन उसके अलावा एक पैनिक की जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी, उसमें मास्क, चाहे हम सैनिटाइजर्स की बात करें, लोगों को नहीं मिल पा रहे थे। उस वक्त में आपने एक बीड़ा उठाया, महिलाओं को अपने साथ लिया और मास्क बांटने शुरू किए। इतना ही नहीं, अपने सिलाई मशीन्स भी उनको बांटी। उसके बारे में कुछ बताएं। तहे दिल से आभार के आज मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा हूं। और मैं कहना चाहूँगी कि जो पैंडमिक, जो ये महामारी हमारे देश में आई अनएक्सपेक्टेड, जिसने पूरे संसार को में अपना प्रकोप दिखाया जी। तो ये किसी ने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो परिस्थितियाँ एकदम, जैसे मार्च में लॉकडाउन हुआ तो उस समय मार्केट ये सब बंद हो गई थी और सब अपने घरों में बंद थे। तो उस समय आपको याद हो तो मास्क की जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा महंगे थे जी। हर घर में सिलाई मशीन होती है, हर घर में कपड़ा भी होता है। तो मैंने भी उस समय एक वीडियो जारी करी जिसमें मैंने तरीका बताया कि किस तरह से मास्क बनाएं। और क्योंकि सिलाई कढ़ाई से मुझे भी आती है, तो मैंने उसका फ़ायदा लेते हुए जो हमारी महिलाएं हैं सबको भी मैंने वो वीडियो शेयर की। मैंने खुद भी 15-20 मास्क हर रोज़ जितना मैं बना सकती थी वो भी डिस्ट्रीब्यूट किए, और जो हम खरीद के कर सकते थे वो भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किए जी। और सारी महिलाओं ने अपने घर में मास्क बना के डिस्ट्रीब्यूट किए जी। और ये ऐसा समय है कि जब हर एक नागरिक ने अपनी कैपेसिटी अनुसार हर किसी की मदद करने की कोशिश की और मदद की भी जी। तो उस समय जो हालात थे उनके लिए देश पूरा तैयार नहीं था। और फर्स्ट जब शुरुआत हुई तो ये भी अच्छी बात थी उस समय हमारे देश में जो इसका प्रभाव है वो कम था। पहली वेव में हम बहुत बचे रहे जी। दूसरी वेव में बहुत इसका प्रभाव हमें देखने को मिला और वो शहरों से निकल के जैसे ग्रामीण अंचल तक चली गई और उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हुआ। और उस समय जैसे हमारी जो सरकार की हमारी क्या प्रबंधन है हम सब का जो था तो एकदम खुल के सामने आ गया। सेकंड वेव में जैसे ना हमारे पास दवाइयाँ थी, ना बेड थी, ना ऑक्सीजन थी, और एकदम लॉकडाउन के दौरान जो अनएक्सपेक्टेड सेकंड लहर जो थी, इसलिए उसके कारण कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी और लोगों की तरफ से भी लापरवाही देखी गई। और हमने जो पुख्ता तैयारी करनी चाहिए थी वो हमने सरकार ने भी नहीं की, और लोगों ने भी उसका जो प्रिकॉशन लेना चाहिए था उसमें लापरवाही बरती, जिसका परिणाम जो सेकंड वेव में पूर्ण रूप से देखने को मिला। और मैं कह सकती हूँ कि कोई भी सेकंड वेव में ऐसा नहीं रहा होगा जिसका कोई परिचित, कोई जानकार, कोई इस वेव में नहीं गया है जी। तो सबके ऊपर मतलब एक बहुत दुख की घड़ी से हर किसी को इसमें गुजरना पड़ा है जी। नंदिता जी, लेकिन जब हम बात करते हैं सिलाई मशीन्स जो आपने बांटी हैं महिलाओं को, और पहले भी आप काफ़ी बार जो है महिलाओं की ऐसे मदद करती आई हैं, तो इसमें फाइनेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। किस तरीके से फाइनेंसिंग होती है, आप कैसे फंड इकट्ठे करती हैं? देखिए, मैं खुद ग्रामीण परिवेश में पली बढ़ी हूँ जी। तो जो ग्रामीण आंचल में जो दिक्कतें होती हैं, जो आर्थिक जो पोजीशन होती है, मैं भी मीडियम परिवार से हूँ जी। तो वो मुझे सब पता है। तो मेरा हमेशा ये लक्ष्य रहा है कि जो ग्रामीण रूरल एरिया में जाके हमें काम करना चाहिए जी। और जहाँ तक फंड्स की बात है तो मैं ये कहूँगी कि मैंने 2 NGOs के साथ काम किया है। भारतीय ग्रामीण महिला संघ हरियाणा, तो जिसमें फंड्स हमें सरकार देती थी जब मैं हरियाणा में, और उसके अलावा कुछ हम अपने सेल्फ भी चलाते थे जी। उसमें हमारे 30 के करीब क्राफ्ट सेंटर थे
बुक बाइंडिंग सेंटर थे। बुक बाइंडिंग में हम किसी से ग्रांट नहीं लेते थे। उसमें हम काम करके खुद अपने फंड्स जनरेट करते थे, और जो महिलाएं हमारे साथ जिनको हम ट्रेनिंग देते थे तो उनको हम वो 6-7 हज़ार रुपये 8 हज़ार रुपये तक वो हर महीना अपने घर भी ले जा पाती थी। बुक बाइंडिंग सेंटर में एक सेंटर पे 30 से 50 महिलाएं भी काम करती थी, और 5 हमारे उसके वो सेंटर थे। क्राफ्ट सेंटर में हम वोकेशनल ट्रेनिंग इम्पार्ट करते थे। उसमें हम एक बैच में 30 महिलाओं का ग्रुप होता है जिनको हम 6 महीने ट्रेनिंग देते हैं। अपनी ओर से हम बहुत बेहतर ट्रेनिंग देने का प्रयास करते हैं। उसके बाद हम उसको सिलाई मशीन देते हैं जी। हर बार दे पाए ऐसा नहीं है, वही है कि फंड्स अगर हमारे पास हैं जी तो हम दे पाते हैं। और जहाँ तक अभी जिस ऑर्गेनाइजेशन से मैं जुड़ी हूँ, मैंने खुद से किसी से कभी डोनेशन के लिए नहीं कहा है। और हकीकत ये है कि अगर मैं 11 साल से ये एनजीओ रजिस्टर्ड है तो लाख रुपए महीना क्या 50,000 रुपये महीना डोनेशन आया होगा जी। इसमें हम उसका भी एक तरीका है। देखो, अगर हम सोशल काम करने निकलते हैं तो हमारे साथ वॉलंटियर भी जुड़ते हैं, बिल्कुल वो भी जुड़ते हैं। तो बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं, हमें एक टीम की ज़रूरत होती है बिल्कुल, जिससे हम फील्ड में जाके काम कर सकते हैं। एक सेंटर चलाने के लिए सिर्फ हमें एक टीचर चाहिए जो वॉलंटियर भी हो सकती है, जिसको हम सैलरी भी दे सकते हैं। तो इतना डोनेशन मैं अपने घर से, अपने परिवार से, अपने जो 1-2 हैं जो फ्रेंड्स हैं उनको हम कह सकते हैं, पर हमारा डोनेशन हमारे अकाउंट्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जी। पर हम अपने जज्बे के साथ काम करते हैं, अपनी टीम के साथ। सोशल वर्क में हमेशा ही एक चैलेंज रहता है नंदिता जी कि आपके पास फाइनेंस नहीं है, फंड्स नहीं है, लेकिन आप लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, तो उसके लिए हमेशा एक चैलेंज रहता है। लेकिन जैसा आपने बताया कि आप गांव मतलब ग्रामीण परिवेश से आप आई हैं और हरियाणा से आप हैं। हरियाणा में खासकर महिलाओं को घर से बाहर निकालना, उनको आर्थिक रूप से सशक्त करना, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की ज़रूरत होती है इसके लिए काफ़ी, क्योंकि कोशिश करनी पड़ती है आपको, एक दिन में बदलाव लाना मुमकिन नहीं है। उसके बारे में कुछ बताएं, और एनजीओ में आपका किस तरह का अनुभव इन तमाम सालों में रहा है? देखिए, ग्रामीण की बात करूं तो जैसे मेरे पेरेंट्स हैं जी, तो ना मेरी माँ स्कूल में गई ना मेरे फादर स्कूल में गए जी, पर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया। हम 3 सिस्टर हैं, तीनों ने हमने मास्टर्स की हुई है। ओके। तो हम वहाँ से निकल के, उन्होंने हमें सपोर्ट किया। तो अब हम ये चाहते हैं कि हर महिला को हम आगे लेके आएं। और रही बात की, जैसे एक और दुखद है, मुझे दुख होता है कि जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है वो महिलाओं के लिए सपोर्टिव नहीं है जी। चाहे वो ग्रामीण हो चाहे वो शहर हो, जो पढ़े लिखे हैं, जो देश को लीड करते हैं, तो उनमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जी, जो महिलाओं के लिए अच्छी सोच नहीं रखते हैं जी। और बहुत बार ऐसा होता है कि महिला बहुत पढ़ी लिखी भी है, जॉब भी करती है, जब उसकी शादी होती है तो अगले घर की पहले ये कंडीशन होती है कि पहले जॉब छुड़वाओ, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है जी। कुछ जो वो कर रही है तो उसको पहले शादी से पहले ही साइडलाइन कर दिया जाता है कि आपको ये करना है और ये नहीं करना है। शादी के बाद अगर कोई जॉब में है तो जब घर की जो परिस्थितियां होती हैं कि भाई मैंने निजी परिस्थितियों के कारण नौकरी छोड़ दी, वो निजी परिस्थितियां सारी महिलाओं के लिए उन्हीं पे लागू होती हैं जी, क्योंकि उनकी नौकरी को छुड़वा दिया जाता है जी। तो ये चीज़ें हैं, और जो महिलाएं हैं वो बहुत सक्षम हैं, आगे जा सकती हैं, पर एक एनवायरनमेंट हमारे देश में, हमारे समाज में अभी तक भी नहीं बन पाया है जी। और जहाँ जहाँ महिलाओं को मौका मिला है जी, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, किसी भी क्षेत्र में जी। पर जब उनको रोक दिया जाता है तो वो जो घर की जिम्मेदारी होती है जी, कि घर का देखभाल करना, जो रिश्तेदार आए गए, सारा सब कुछ काम करना, तो उनको सौंप दिया जाता है कि ये आपका ही है जी। तो ये जो परिस्थितियां हैं इनको बदलने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो भी एक सशक्त नागरिक हैं। तो नागरिक के तौर पे वो कभी भी अपने देश में उनका पार्टिसिपेशन होता ही नहीं है।
वो घर में बस ऐसे देखा जाता है कि इसका है काम जो है सबको सेवा करना है। डेवलप होने का जो शायद मापदंड है उसमें शायद यही एक कमी है। अगर ये पूरी हो जाए तो मुझे लगता है कि देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। आपने स्पोर्ट्स का जिक्र किया नंदिता जी, आप खुद भी एक स्पोर्ट्स प्लेयर रही हैं और आपने 8 टाइम्स जो है भारत को रिप्रेजेंट किया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। अभी हम स्पोर्ट्स की बात करें, कितना इम्पैक्ट आपको लगता है कि पैंडेमिक का स्पोर्ट्स में रहा है? हाल ही में मिल्खा सिंह जी का जो निधन है और अभी ओलंपिक्स हमारे सामने हैं, आपको लगता है? और हरियाणा की अगर हम बात करें तो हमेशा ही अव्वल दर्जे पर रहा है, वहाँ के प्लेयर्स जो रहे हैं, कितनी उम्मीद है आपको हरियाणा? देखिए, सबसे पहले तो हम मिल्खा सिंह जी को अपनी श्रद्धांजलि और सादर नमन करते हैं जी। और स्पोर्ट्स पे जो ये महामारी है इसका बहुत प्रभाव स्पोर्ट्स पे भी आया है जी। क्योंकि जो माहौल हमें प्रैक्टिस के लिए चाहिए होता है, जो हम ग्राउंड पे जाके प्रैक्टिस करते हैं, या बहुत सारे गेम जैसे जो हमारा गेम, जैसे मैं जूडो में खेली तो उसमें जो बॉडी कांटेक्ट गेम होता है, रेसलिंग है, बॉक्सिंग है, जूडो है, तो ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता जी। और जिम में जो एक माहौल होता है सारी टीम के साथ जो हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो घर में नहीं हो सकती जी। तो बहुत पड़ा, पर मुझे यकीन है कि जो प्लेयर्स हैं उनकी डेडिकेशन अप रहती है और जो मोटिवेशन का स्तर है, वो जो उनका मनोबल है वो काफ़ी ऊंचा रहता है, क्योंकि वो हर रोज अपने आप से एक प्रॉमिस करके सोते हैं कि और एक लक्ष्य रखते हैं कि अब की बार हमने ये मेडल लेना है, तो उस तक पूरी उम्मीद करते हैं कि गोल्ड मेडल जो है भारत के पाले में ही आएगा। और हरियाणा की बात मैं करूं तो मैं भी हरियाणा से ही आई हूं। जब मैं गांव से शहर में पढ़ने के लिए आई थी, 12वीं क्लास में मैंने अपना स्पोर्ट्स को शुरू किया था। तो हमारे कॉलेज में मैं बाहर ग्राउंड में बैठी थी, एक हॉल में कुछ एक्टिविटी चल रही थी, मैंने जाके खिड़की से देखा कि क्या है। 2-3 दिन मैंने बाहर से देखा, फिर मैंने जाके कोच को रिक्वेस्ट किया कि भाई मैं भी इसमें आना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे अपनी उसमें सिखाया। एक हफ्ते भर बाद बाय चांस वहाँ पर एक स्टेट कंपटीशन था, तो उसमें मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। तो जो हमारा गेम है उसमें जापानीज लैंग्वेज यूज होती है, तो जब मैं खेल रही थी एक हफ्ते में मैं पूरा समझ भी नहीं पाई थी कि स्कोर क्या और पेनल्टी क्या और किसका क्या है, को प्रॉपर तरीके से नहीं समझ। तो हमारी टीम के जो मेंबर हैं सब ने कहा कि हम बाहर से बताएंगे, अब पकड़ना अब छोड़ना अब ये। तो उसके बाद हफ्ते भर की प्रैक्टिस के बाद मैंने पार्टिसिपेट किया और मैंने 2 गोल्ड मेडल जीते। क्या बात है। तो उसमें बेहतर ये था कि जो मेरे सामने वाली प्लेयर थी वो इंटरनेशनल थी एक। अच्छा जी। और मैंने उसको भी हराया, तो वो सबको भी ये लगा कि भाई कुछ चेंज हुआ है जी। और मैं बिल्कुल न्यू कमर थी जी। तो उस समय जो अनाउंसमेंट करी कि हरियाणा की उभरती हुई प्लेयर जिस पे हमें गर्व करना चाहिए, तो शायद वो शब्द मेरे कानों में और मेरी आत्मा में उतर गए कि मैं अपने नेशनल फ्लैग को भी मैं ऊपर ले जा पाई जी। और उसके बाद जो है ये सिलसिला थमा नहीं है, आप साउथ एशियन गेम्स में गई, कॉमनवेल्थ में मैंने 8 बार कंट्री को रिप्रेजेंट किया और ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में मैंने 4 बार गोल्ड मेडल जीता, नेशनल गेम्स में मैंने गोल्ड मेडल जीता। पर स्पोर्ट्स के बारे में भी मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हमारे देश में ये भी दुर्भाग्य है, मैं कहूँगी कि जो प्लेयर्स होते हैं जो जिस फील्ड का होता है उनको वहाँ परफॉर्म करने को नहीं दिया जाता। जब मैं चंडीगढ़ में आई तो क्योंकि हम स्पोर्ट्स से आए थे तो हमें पता है कि हम एक फेडरेशन का हिस्सा होके हम उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे, जिसके लिए हमने बहुत प्रयास भी किया। तो स्पोर्ट्स के जो हायर पोस्ट पे बैठे होते हैं, जो स्पोर्ट्स को देख रहे होते हैं, उनको स्पोर्ट्स से कोई लेना देना नहीं होता है। कहीं कुछ जो त्रुटियां हैं अभी भी हैं, आपको लगता है कि मैनेजमेंट लेवल मैनेजमेंट चीजें बेहतर होनी चाहिए? हम लोगों को अकोमोडेट करते हैं जी। उसकी क्या क्वालिटीज हैं, उसको कहाँ वो बेस्ट परफॉर्म करेगा, ये नहीं देखा जाता जी। एक किसी को अकोमोडेट करना है, एक मेरिटोरियस है तो उसको साइडलाइन करो, जिसको अकोमोडेट करना है
वो पहले चलिए, इस आएगा। पर भी कोशिश तो करेंगे कि जो मैनेजमेंट लेवल पर है, और मुझे लगता है कि हर वहाँ क्षेत्र पे- में कहीं ना कहीं कमियां रहती हैं, उसको दुरुस्त करने की पूरी कोशिश देखो होनी अब चाहिए। मैं ये चाहूंगी कि जो स्पोर्ट्स में जो है तो स्पोर्ट्स वालों को ही लेना चाहिए, ताकि जी ताकि बिल्कुल, मिल्खा सिंह जी का भी यही कहना था, और हाँ, उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ये जो आप रिफॉर्म्स की बात कर रही हैं वो जल्दी से जल्दी आए। इससे पहले आपने फैमिली डायनामिक्स का जिक्र किया था नंदिता जी, कि किस तरीके से एक महिला से उम्मीद की जाती है कि वो एडजस्ट हो एक नई फैमिली में आके। हम फैमिली डायनामिक्स की बात करते हैं। कोरोना पैंडेमिक में ऐसा देखा गया था कि 25 मार्च से लेके 31 मार्च तक जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस थे वो 2.5 गुना ज़्यादा अप्रैल में देखे गए, और इस पूरे एक हफ्ते में उनको 1500 तक की जो कंप्लेंट्स हैं डोमेस्टिक वायलेंस की वो उन्होंने रजिस्टर की। मुझे लगता है ये वो महिलाएं थी जो हिम्मत कर पाई और कमीशन तक अपनी शिकायत दर्ज करा पाई। ऐसे अनगिनत महिलाएं हैं जो शायद बोल नहीं पाई। आपको क्या लगा, ये जो आंकड़े हैं किस सोच की तरफ इशारा करते हैं? और ये जो केसेस हैं ये सिर्फ ग्रामीण इलाकों के नहीं हैं, शहरी इलाकों के भी, मुझे लगता है वहां पर शायद ज्यादा जो हालात हैं वो खराब हैं। देखिए जब लॉकडाउन हुआ तो ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा कंप्लेंट्स जी बढ़ गई थी, और मैं ये कहना चाहूँगी कि 80% जो हमारी महिलाएं हैं जी वो शिकायत करने नहीं जाती हैं, बिल्कुल। क्योंकि हमारे यहाँ पर ये कहा जाता है, लड़की को ये सिखाया जाता है कि आपको सहना है, आपको परिवार के लिए ये सहना है, आपके साथ कुछ ज्यादती हो जाए आपको बोलना नहीं है। जो महिला चुप रहेगी उसको अच्छा माना जाता है, जी जो आवाज उठाएगी उसको अच्छा नहीं माना जाता है। बिल्कुल। कई बार परिवार का ये भी होता है कि उस परिवार की सोच ऐसी होती है कि अगर महिला पुलिस में चली गई तो अब ये हमारे परिवार में रहने लायक नहीं है। जी तो इस डर से बहुत सारी महिलाएं, 80% Back out कर महिलाएं जाती हैं। उससे बचती हैं, जी। और वो हमेशा इस प्रयास में रहती हैं कि भाई कोई बात आगे से ऐसा नहीं होगा, और वो जी। एडजस्टमेंट के उसमें रहती हैं। जी तो लॉकडाउन के उसमें महिला आयोग की जो रेखा शर्मा जी हैं उनका भी एक आया था इंटरव्यू, उसमें भी, और हमारी जो महिला कांग्रेस से भी मैं रिलेटेड हूँ, जी हमने भी प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी कि डोमेस्टिक वायलेंस मतलब काफ़ी बढ़ा है, तो इसका संज्ञान लेना चाहिए। जी और जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है जी जो जाके महिलाओं की सुध लेते हैं कि भाई सब ठीक है, तो जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है उसको भी, जैसे डॉक्टर्स फर्स्ट लाइन में है, जो इसमें है कोरोना योद्धा जिसको हम कह डॉक्टरों का तो रोल हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बहुत अच्छा रहा। जी तो जो फर्स्ट लाइन की जो पंक्ति है जो सर्व कर रहे हैं, तो उसमें प्रोटेक्शन ऑफिसर को भी जोड़ा जाए, बिल्कुल। क्योंकि वो महिलाएं जो घर में हैं, जो पति उनके साथ मारपीट करते थे, पहले वो सुबह से शाम तक नौकरी पे निकल जाते थे, जी अब वो सारा दिन घर पे हैं। कुछ महिलाएं भी ऐसी थी जो नौकरी पे चली जाती थी, अब वो भी घर पे हैं। जी और तो उस समय जो ये डोमेस्टिक वायलेंस काफ़ी बढ़े, तो इसके लिए भी एक नई सिचुएशन निकल के आई कि भाई, जी। क्योंकि कोई दूसरी जगह ट्रेवल भी नहीं कर सकता था, सब बंद था, बिल्कुल। तो बहुत सारी एनजीओज भी उसमें आगे आई, बहुत लोगों ने हेल्पलाइन नंबर भी दिया, और जी। जिस तरीके से जो भी मदद कर सकते थे तो समाज के लोग उसमें भी आगे आए। पर महिलाओं की स्थिति लॉकडाउन हो बिना लॉकडाउन हो दयनीय है, जी। उस दौरान और भी वर्स्ट हो गई थी। आपका कोई अपना पर्सनल इसमें एक्सपीरियंस रहा? आप किस तरीके से ग्रामीण महिलाओं को आपने मतलब उन तक आप पहुंची इस कोरोना काल में, और इस तरीके का कोई वाकया अगर आप शेयर करना चाहें? हम तो जैसे मैं हमेशा ये करती हूँ, फोन से हम जी बातचीत करके भी हम बहुत चीज़ों को सोल्व कर सकते हैं। जो अपनी समझ से एक आदमी की बजाय 2 आदमी बात करेंगे, कि कोई अपना एक्सपीरियंस जोड़ेगा कि इसको ऐसे टैकल किया जा सकता है, इस सिचुएशन से हम ऐसे निकलें। तो ऐसे ही जिसकी जो दिक्कत है हम आपस में बात करके हमने उसको सॉर्ट आउट करने का कोशिश किया। जी चलिए आगे चलते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत सारी हम कोरोना पैंडेमिक की बात करें तो इसमें हमने देख रहे थे नंदिता जी की पर्सनल और पब्लिक हाइजीन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। और जब हम हाइजीन की बात करते हैं तो स्वच्छ भारत अभियान की बात होनी चाहिए। 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। हमने देखा कि
देश में हर कोने में कोशिश की गई कि पब्लिक हाइजीन को दुरुस्त किया जाए, पर्सनल हाइजीन पे इतना जोर नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कोविड आने के बाद अब पर्सनल हाइजीन को भी अपनी आदतों में शुमार कर लिया है लोगों ने। और उस वक्त आपने भी काफी काम किया था ग्रामीण इलाकों में और महिलाओं को इसके साथ जोड़ा था, उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें। देखिए, स्वच्छ भारत अभियान की जब शुरुआत हुई जी, तो वैसे तो ये निर्मल भारत अभियान के नाम से था पहले। जी। जब इसको स्वच्छ भारत में कन्वर्ट कर दिया गया, तो जब इसकी शुरुआत हुई तो लोगों में बहुत वो था कि भाई एकदम हम बहुत कुछ बदलेंगे ये वो। और हमने, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया और हमने बहुत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस पे भी हमने बहुत काम किया था। पर जिस जज्बे से जिस बात को उठाया जाता है उस तरीके से इसको सिरे पर नहीं लगाया। इम्प्लीमेंटेशन में हम हमेशा पिछड़ जाते हैं। लेकिन आपने दूरदर्शन के साथ मिलकर जो एक स्वच्छ ड्राइव चलाई थी, उसके मॉनिटर स्क्रीन पर हम अपने तस्वीरें भी देख सकते हैं कि किस तरीके से आपने ग्रामीण महिलाओं को इसके साथ जोड़ा। उसके बारे में हम तो आज भी करते हैं जी। हमने जब भी किया, हम आज भी करते हैं, क्योंकि हम समाज का एक पार्ट है। अपनी तरफ से जो बेस्ट हम कर सकते हैं उसका हम हिस्सा होने का, जो अच्छी बात है उसका हम हमेशा हिस्सा होने का प्रयास करेंगे और उसको आगे बढ़ाने का भी प्रयास करेंगे जी। लेकिन आपको लगता है कि भी पर्सनल हाइजीन पर ज्यादा लोगों को लोग जागरूक हुए हैं? जो लॉकडाउन है इसके दौरान उसमें भी मैं कहूंगी कि अब ये लोगों की नेचर में आ गया है जी, कि हर घर के बाहर सैनिटाइजर है। कोई बाहर से आता है तो सीधा पहले हाथ धोता है। तो इसके बारे में भी हमने सबने वीडियो कि हाथ कैसे धोएं ये भी हमने अपने सोशल नेटवर्क पे शेयर किया था। लेकिन हम जैसे बात कर रहे थे नंदिता जी की, हमेशा से ये बहुत बड़ा इसको बहुत बड़ी चुनौती के रूप में देखा जाता रहा है कि अपने व्यवहार में तब्दीली लाना बहुत मुश्किल होता है, और स्वच्छ भारत में ये सबसे बड़ी चुनौती थी। और मुझे लगता है कि इस काल में अगर कुछ अच्छा हुआ है तो ये है कि पर्सनल हाइजीन जो है लोगों की, जैसे कि आपने कहा कि आदतों में शुमार हो गया। देखिए, जरूर अच्छी चीजें तो जब हम हर रोज करते हैं, तो ये तो जो कोरोना महामारी है ना, इसका ज्यादा योगदान रहा जी। लोगों ने मतलब अपने आप को बचाने के लिए और धीरे धीरे करके जब वो हर रोज वो करते गए तो वो उनकी आदत में शुमार हो गया। तो ये एक बहुत अच्छी बात हमारे जो हमने एक अडॉप्ट करी है जी। अगर हम थर्ड वेव की बात करें नंदिता जी, क्योंकि लगातार देश में थर्ड वेव की खतरे की बात हो रही है और ऐसे में अनलॉक की प्रक्रिया भी बहुत सारे शहरों में, लगभग पूरे देश में शुरू हो चुकी है। आपको क्या लगता है कि अभी भी बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है लोगों को भी और सरकार को भी? जरूर। हमें अगर हमने मतलब फर्स्ट वेव के बाद बढ़ता होता तो हमें सेकंड वेव का ये रूप देखने को नहीं मिलता जी। और अभी भी हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और जब तक ये बिल्कुल वैक्सीनेशन सबका नहीं हो जाता जी। इस समय भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इंजेक्शन लगवाने नहीं जा रहे हैं जी। तो इसके लिए हमें सबको जागरूक करना होगा और सबको इंजेक्शन के लिए जो ना जाए तो हमें उसमें शामिल होके कन्विंस करके ले जाके उनको लगवाना है। तो ये भी एक कंट्रीब्यूशन हर व्यक्ति को करना पड़ेगा, क्योंकि अभी एकमात्र रास्ता हमारे पास यही है कि जितना ज्यादा वैक्सीनेशन होगा उतनी ज्यादा कम जो है डेडली थर्ड वेव होगी। अगर हम आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें नंदिता जी, क्या कुछ है आने वाले समय में और महिलाओं के लिए खास करके कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में हम शेयर करें? देखिए, हम सिर्फ 3-4 चीज़ें हैं जिसमें हम काम करते हैं। एक तो वोकेशनल ट्रेनिंग है। वोकेशनल ट्रेनिंग के माध्यम से हम सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटिशियन का कोर्स कराते हैं जी। तो अभी 2 महीने बाद या जब भी थोड़ा सा ठीक हो जाएगा तो हम उसका 1-2 सेंटर और ओपन करेंगे। ओके। और जो महिलाएं हैं उनको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सशक्त किया जाए। आर्थिक रूप से अगर महिला स्वतंत्र है तो उसमें थोड़ा मनोबल रहता है, उसको अच्छा लगता है। और हमारा ये प्रयास है कि भाई जो महिलाएं हैं वो भी एक सशक्त रूप में एक अच्छे श्रेष्ठ नागरिक का रोल वो भी अदा करें जी। है ना। और दूसरी बात ये है कि जैसे हमने एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है जी। लीगल अवेयरनेस में, तो लीगल अवेयरनेस में भी हमारी एनजीओ में एक हमने सेल बनाया हुआ है जी। तो हम फ्री सर्विसेज ऑफर करते हैं। जो महिलाएं हैं जो ज़रूरतमंद हैं तो हम उनके लिए बिना फीस के हम उनका कोर्ट में जाके केस लड़ने को भी तैयार हैं। और जो
हम उनको वैसे मदद कर सकते हैं तो उसके लिए भी हम ओपन हैं। निश्चित तौर पर एक बहुत ही सराहनीय कदम। और एक है हेल्थ एजुकेशन, तो हेल्थ एजुकेशन पे हम अवेयर करते हैं कि जैसे जो डॉक्टर है, गायनी की डॉक्टर है, उसका आके लेक्चर करवाया तो वो बताए, या जो आँखों के डॉक्टर हैं वो उसके बारे में बताए। पहले हमने बहुत सारे मिथ्स भी हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, उसको भी तोड़ने पहले हमने काफी ऑपरेशन। समय हमारे समय की बहुत कमी है हमारे पास। नंदिता जी बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आने के लिए और ये तमाम बातें हमारे साथ साझा करने के लिए। तो मुश्किल वक्त भी हमें कुछ सिखाता है, सिर्फ हौसला नहीं देता है, हमें मानवीय होना भी सिखाता है। इसलिए आप भी जागरूक बने और दूसरों को भी जागरूक करें और उनकी मदद भी करें। हमारा ये कार्यक्रम हमारे दर्शक हमारे YouTube चैनल DD चंडीगढ़ पर देख सकते हैं, आप उसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। विशेष में इतना ही, नमस्कार।